वेलकम एवरीवन। मैंने एक वीडियो डाला है कल, उसमें आपका कंप्लीट 5 यूनिट हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। ये वीडियो जो है 8 घंटा लंबा है और इस वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो डायरेक्टली आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और बाकी हम लोग का 116 सब्सक्राइबर हो गया, तो अभी एम रखते हैं कि इस वीक तक हम लोग 125 के नंबर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 10th यूनिट जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी अगर बात की जाए तो इकोलॉजी का जो ये टर्म है वो दिया था हम लोग को अर्नेस्ट हेकेल ने इन द ईयर 1869। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? हम लोग जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, उनका कैसा बिहेवियर रहता है, वो क्या करते हैं, उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। और सेकेंड टर्म हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इकोलॉजी का मतलब होता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना रेशियो में है टू द इकोलॉजिकल कैपेसिटी। मान लीजिए हम लोग का जो कंजम्पशन है, हम लोग एक फॉरेस्ट को यूज करते हैं, एक महीने में, 1 मंथ। और जो इकोलॉजिकल कैपेसिटी है, जो एनवायरनमेंट है, वो नेचुरली एक जंगल को बनाने में लगा देती है 10 साल। तो इसी को कहा जाता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मतलब हम लोग कितने तेजी से आपका एनवायरनमेंट के मटेरियल यूज कर रहे हैं और वो मटेरियल उतना जल्दी रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस चीज को यूज करने में हम लोग सिर्फ 1 महीना लगा रहे हैं, वही चीज बनने में आपके एनवायरनमेंट में 10 साल लग जाता है। इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। आवर कंजम्पशन हैबिट टू अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी। आवर कंजम्पशन हैबिट जो कि आपका ये वाला टू अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी, मतलब अर्थ कितने जल्दी उसको रिप्लेनिश कर सकता है, इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है उसे हम लोग समझ लेंगे। अगर टर्म्स के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका सुंदरबन का जंगल। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होंगे आपके रॉयल बंगाल टाइगर। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक एनिमल या फिर कोई एक लिविंग बीइंग को कहा जाता है आपका ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या होता है? जब बहुत सारे टाइगर्स एक साथ आ जाएंगे या फिर टाइगर्स का झुंड बन जाएगा, उससे कहा जाता है आपका पॉपुलेशन। मतलब सेम काइंड ऑफ एनिमल्स एक साथ आ जाएंगे, उसी को कहा जाता है आपका पॉपुलेशन। फिर आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है जितने सारे लिविंग थिंग्स से एक साथ रहते हैं उन्हें कहा जाता है कम्युनिटी। जैसे यहाँ पर टाइगर हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर्स हो गए, पिग्स हो गए, जो एक ही जगह पे एक साथ रहती है, जितने सारे लिविंग बींग्स, ये सारे आपके लिविंग बींग्स है। तो लिविंग थिंग्स जहां पर रहती है उसी को कहा जाता है कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में यही डिफरेंस होता है, जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग, जब दोनों एक साथ मिलके किसी जगह पे रहते हैं उसे कहा जाता है आपका इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? आपका सुंदरबन।
और भी एग्जाम्पल अगर दिया जाए, ये एनिमल्स हो गए, लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के हो गए जो वहां पर लेक्स है या फिर जो पत्थर है वहां पर, ये हो गए आपके नॉन लिविंग थिंग्स। इन सबको बना के बनता है आपका इकोसिस्टम। उसके बाद देखते हैं बायोम क्या है। बायोम का मतलब हो गया आपके जितने सारे हैं कॉन्टिनेंट, वो सारे हो गए आपके बायोम। बायोम में क्या आता है, आपका जो सेम कैरेक्टरिस्टिक रहता है उन सभी को एक साथ देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जंगल की बात हो रही है, तो दुनिया में जितने भी जंगल है या फिर डेजर्ट है, सब आ जाएंगे बायोम के अंदर। जो आपके पानी में नहीं रहते वही सब आपके लैंड में रहते हैं, तो एक साथ इनको क्या बोला जाएगा, बायोम। और ये सब जो है डिफरेंट बायोम से एक साथ जब हो जाते हैं तब बनता है हम लोग का बायोस्फीयर। जैसे अर्थ क्या है, अर्थ में है एक बायोस्फीयर, जहां पर आपका लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम एक साथ रहते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। तो इसको समझ लिए। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सबसे छोटा होता है, एक जन के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेन, वही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जब नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो जाता है, तो उससे कहा जाता है पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जो एक साथ आ जाते हैं उससे कहते हैं कम्युनिटी। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को एक साथ कहा जाता है इकोसिस्टम। और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मिल जाते हैं उससे कहा जाता है बायोम। डिफरेंट बायोम जब मिल जाते हैं तब उसको कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें दो हम लोग को टर्म समझ होंगे। पहला है ऑटोट्रॉफ, दूसरा आपका हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन है, जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि हो गए आपके प्लांट्स। तो प्लांट्स आपके सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाता है उससे कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। और जो अपना खाना दूसरों से लेता है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है, उससे कहा जाता है आपका हेट्रोट्रॉफ। जिसके दो है आपके हार्बीवोर और कार्निवोर्स। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स। और इंसान जो होते हैं, भालू जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका ओमनीवोर, क्योंकि ये हार्बीवोर और कार्निवोर दोनों मिला के बनते हैं। तो मेनली आपके ये दो टाइप होते हैं। सभी जो एनिमल्स है दुनिया में, वही हार्बीवोर है या फिर कार्निवोर है। तो ये आपका ऑटोट्रॉफ और दूसरा आपका हेट्रोट्रॉफ। अब समझेंगे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। पिरामिड ऑफ एनर्जी समझने से पहले फूड चेन क्या होता है उससे एक बार समझ लेते हैं। फूड चेन में हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे डिपेंड है। जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है, तो प्लांट को खाता है आपका रैबिट। रैबिट को कौन खाता है, तो रैबिट को खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, तो स्नेक को खाता है आपका ईगल। ये क्या हो गया आपका फूड चेन पिरामिड। अब पहला पिरामिड समझते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हम लोग को कहता है कि ऑटोट्रॉफ के लेवल से हम लोग जितना भी ऊपर जाएंगे, हम लोग 10% एनर्जी जो है उसे लूज करते हैं। 10% एनर्जी जो है हम लोग का डिक्रीज होते जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो प्लांट है, प्लांट्स के पास है 100 एनर्जी, तो रैबिट के पास कितना आ जाएगा, तो रैबिट के पास आ जाएगा 10। स्नेक के पास कितना आ जाएगा एनर्जी, 1। और वैसा ईगल के पास कितना एनर्जी आ जाएगा, तब 1/10। तो इसे कहा जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि जितना हम लेवल में ऊपर जाते जाएंगे, हम लोग जो एनर्जी मिलता है हम लोग को, वो डिक्रीज होते जाएगा। उसके बाद समझेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स हम लोग को ये कहते हैं कि इकोसिस्टम में अगर हम लोग को बैलेंस मानना है, तो फिर हम लोग जितना भी नीचे जाएंगे उतना हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए। पिरामिड ऑफ नंबर्स का ये मतलब है
कि 10% करके जितना पॉपुलेशन हम लोग हायर जाएंगे वो डिक्रीज होना चाहिए। मान लीजिए एक जंगल में आपके 1000 प्लांट्स है, तो आपके 100 रैबिट्स होने चाहिए, 10 स्नेक होना चाहिए और एक ईगल होना चाहिए। ये 10% करके डिक्रीज होना चाहिए, तभी हम लोग अर्थ में जो है वो अच्छे से इकोसिस्टम मेंटेन कर पाएंगे, या फिर उस जंगल का जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। अब समझेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात की जाए, बायोमास होता है मतलब हम लोग के शरीर में कितना मास है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि कितना वेट है, कितना वेट हम लोग का बायोमास बनता है। तो ये भी यही कहता है कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे हम लोग का बायोमास जो है वो 10% करके डिक्रीज होना चाहिए। जो ऊपर में बैठे हैं आपके फूड चेन के, उनका बायोमास जो है वो 10% डिक्रीज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स जो है वो 1000 kg अगर बायोमास देंगे, तो आपके रैबिट्स जो है उन्हें 100 kg बायोमास देना चाहिए, और स्नेक्स के बायोमास मिलना चाहिए 10 kg, और ईगल का 1 kg बायोमास होना चाहिए। ये सब जो है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सब आपका आइडियल सिचुएशन है, ताकि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में अच्छे तरीके से बैलेंस बनाया जा सके और जंगल का जो सिस्टम है उसे अच्छे तरीके से फॉलो किया जा सके। तो यही है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसके बाद देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा अर्थ है इसे हम लोग 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका लिथोस्फीयर, दूसरा आपका हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है आपका बायोस्फीयर और चौथा है आपका एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले समझेंगे लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर है हम लोग जितनी अभी मिट्टी मिलता है, चाहे वो पानी के नीचे हो या फिर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग चलते हैं, मतलब दुनिया में जितना भी मिट्टी है उससे कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है दुनिया में जितना भी पानी है, चाहे वो बादल में हो, वाटर वेपर हो या फिर ओशियन लेक्स में हो, उन्हें कहा जाता है आपका हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको मिला के बनाया जाता है बायोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर तो हम सबको ही पता है एटमॉस्फेयर क्या है, तो दुनिया में जितना हवा है उससे कहा जाता है आपका एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसके डिफरेंट लेयर्स है। इसका जो सबसे पहला लेयर है और अर्थ के सबसे करीबी लेयर है उसे कहा जाता है आपका ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर हम लोग का एनवायरनमेंट का जितना भी आप क्लाइमेट वाइमेट देखते हैं, जितना एटमॉस्फेयर होता है ज्यादातर आपका रहता है ट्रोपोस्फियर में। तो ज्यादातर आपका जो क्लाइमेट आप देखते हैं, क्लाइमेट, क्लाउड्स, ये सब आपका रहता है आपके ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब ये स्ट्रेटोस्फियर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में है हमारा ओजोन लेयर, क्योंकि इसी ओजोन लेयर से हम लोग जो अर्थ में आता है हार्मफुल यूवी रेज से बचते हैं। तो सनलाइट में जो हार्मफुल यूवी रेज होता है उससे कौन रोकता है? तो फिर उससे रोकता है आपका ओजोन। उससे भी ऊपर आता है आपका मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या काम करता है? तो फिर ये मीटियोर्स को जलाता है। जितने आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो एस्ट्रॉयड है उनको छोड़ के भी छोटे छोटे पत्थर अर्थ के तरफ आते रहते हैं, तो इनको कौन जला के खत्म करता है? तो ये खत्म करता है आपका पूरा एटमॉस्फेयर। और वो फाइनल किस जगह तक आ सकते हैं? तो वो आ सकते हैं मेसोस्फियर में, और मेसोस्फियर में उन्हें कंप्लीटली जला के ही खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्मोस्फियर के बारे में। थर्मोस्फियर क्या है? तो ये उससे भी ऊपर का लेयर है जहां पर हम लोग सैटेलाइट्स मिलता है। तो अर्थ में जितना भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है उन्हें ट्राई किया जाता है कि वो थर्मोस्फियर तक पहुंच जाए। उसके बाद आता है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन। और सबसे टॉप का लेयर जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका एक्सोस्फियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे क्या क्या आता है। तो पहला आता है अर्थ का जो सबसे करीबी लेयर है कौन सा है?
तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कौन सा है? तो वो है आपका ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फियर आप पहले इस बात से याद रख सकते हैं कि ट्रोपोपॉज से आपको याद रखते हैं ट्रोपोस्फियर कि हमारे अर्थ के सामने क्या है? ट्रोपोपॉज। तो इसके नाम में ही है कि ट्रोपो जहां पर रुक जाता है। तो कहां पर रुक जाएगा? जिसके आगे रहेगा ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर का पूछा जाता है आपको कि ओजोन लेयर कहां पर है। तो आप याद रख सकते हैं ये जो स्फीयर है वो उसने स्ट्रैटेजी बनाया है कि वो ओजोन लेयर को रोक देगा। तो कहां पर रहेगा? आपका स्ट्रेटोस्फियर में। और लास्ट में आता है क्वेश्चन आपका कि आखिरी लेयर जो है अर्थ का एटमोस्फेयर वो कौन सा है? तो वो याद रखना आपको कि आखिरी लेयर है आपका एक्सोस्फीयर। इसे आप याद रख सकते हैं कि आपका एक्स जो है उससे आपसे कितना दूर रहना होगा? तो फिर आपको रहना होगा उससे एक्सोस्फीयर के दूर तक। तो इससे आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखा जाए, इससे पहले बहुत सारे इंडेक्स बने थे पर वो सिर्फ एक तरीके से दिखाते थे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जैसे कि आपका जीडीपी का मेजर होता था तो देखा जाता था कि लोगों के पास कितना पैसा है, या फिर एडुकेशन का देखा जाता तो सिर्फ यही देखा जाता था कि एडुकेशन कितना है, पैसा कितना है, ये चीज नहीं देखा जाता था। तो ये बनाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, किसी बंदे का या फिर किसी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है वो मेजर किया जाता है थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया? पहला है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ से क्या समझ में आता है हम लोग को कि वहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उस कंट्री में या फिर उस जगह में आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे है और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या होता है? आपका वहाँ का एनवायरनमेंट पता चलता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर लोगों का कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये सब पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत पॉल्यूटेड एक जगह में रहेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगा। या फिर आप अगर पूरे गांव में रहते हैं वहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटी अच्छे तरीके से नहीं मिलता तो इससे क्या इफेक्ट होगा? आपको लॉन्ग और हेल्दी लाइफ नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर शहर में भी रहते हो और हेल्थ का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? आपका जो हेल्थ है वो डिक्रीज होगा और ये इफेक्ट करेगा आपके लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ पे। दूसरा अगर देखा जाए तो नॉलेज। नॉलेज में पहला देखा जाता है आपका बेसिक एजुकेशन कैसा है। एक जगह पे एक कंट्री में बेसिक एजुकेशन कितना दिया जा रहा है और एक जगह पे आपका लिटरेसी कितना है कि वहां के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि ये आप हर एक जगह में देखेंगे कि जिस जगह पे जितना ज्यादा लिटरेसी है उस जगह में कंट्री में ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उतना ज्यादा है। तो ये देखा जाता है आपका नॉलेज। फिर तीसरा आता है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें मेनली आपका देखा जाता है जीएनआई। जीएनआई क्या है? आपके ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। सॉरी, जीएनआई नहीं होगा, क्योंकि जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। यानी कि हर एक इंसान का इनकम कितना है, कि हर एक इंसान अपने लिए 3 वक्त का खाना ले सकता है कि नहीं, अपने लिए सेविंग कर सकता है कि नहीं, इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, यही देखा जाता है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो इन तीनों चीजों को मिला के बनता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अगर देखा जाए तो देखा गया था कि अर्थ में जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज है वो करीब करीब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था? उन्होंने बनाया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और ये बनाया गया था आपके ईयर 2000 में। और ये एम रखा गया था
कि 2015 तक हम लोग जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो 8.5 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अचीव कर लेंगे। अब देखेंगे क्या क्या थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो पहला था आपका डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल पार्टनरशिप। उसका पहला अगर देखा जाए डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब सभी कंट्रीज के बीच में एक ग्लोबल एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है जो सभी कंट्रीज एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर के लिए काम करेंगे। फिर है इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जो कि आप इंडिया में देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसे हम लोग ने एक फंडामेंटल राइट बना दिया कि बच्चा जो है उसे प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। फिर है आपका इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अर्थ जो है वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, तो यहाँ पर जितने महिलाएं हैं उनको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए प्रोमोट किया जाएगा, क्योंकि जितना आपका एजुकेशन होगा उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर यही है, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फिर है कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, ऐसे डिसीज जो कहीं किसी देश में है जो बहुत सारे जान ले लेते हैं, उन्हीं को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, अब जब हम लोग मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तब बच्चे के हेल्थ को भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं। और मैटरनल हेल्थ जब सही नहीं होता है तो बच्चे के लिए बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि उसे जन्म से रखने पड़ते हैं। तो हम लोग के पूरे अर्थ का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए ज़रूरी है आपका इम्प्रूव करना मैटरनल हेल्थ। फिर है आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो ये इसी का एक पार्ट है जिसमें आपका चाइल्ड का जो मोर्टेलिटी है, जो बच्चे हैं जो जन्म के बाद बहुत जल्दी मर जाते हैं, उनका चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना। तो ये 8 गोल्स थे आपके जो 2015 तक अचीव करने थे, लेकिन ये सब अचीव नहीं कर पाए थे और बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े थे। इसके बाद आपके लाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये आपके 2015 को सेट किया गया और बोला गया है कि 2030 तक जो अर्थ है वो ये सब अचीव कर लेगा। जो जितने सारे कंट्रीज है उन्हें ये सब अचीव करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे गोल्स देखे गए जिन्हें और भी ब्रॉडली बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या गोल्स थे। तो पहला है आपका नो पॉवर्टी, तो 2030 तक देखा जाएगा कि सारे कंट्रीज में एम किया गया है कि हम लोग कोई पॉवर्टी नहीं देखेंगे। फिर है सेकेंड में आपका जीरो हंगर, तीसरे में है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे में है आपका क्वालिटी एजुकेशन, 5 नंबर पे आपका जेंडर इक्वालिटी, 6 नंबर पे आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्यों देखा गया, तो फिर ये आपके हेल्थ के लिए है, डायरेक्टली है आपके हेल्थ के लिए। 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने सारे पॉइंट है ज्यादातर आपके एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए देखे गए हैं। 8 नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 नंबर पे रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल मतलब क्या है, जो ऐसे सिटीज हम लोग बनाएंगे जो एनवायरनमेंट का ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे पर खुद का फायदा करेंगे। सस्टेनेबल मतलब दोनों पार्टीज का एक साथ फायदा होगा। 12 नंबर पे रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया था कि इसमें आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है एनवायरनमेंट को। 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन, 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर में कुछ महीने पहले ही एक चला था जो मिस्टर बीस्ट ने चलाया था, टीम सीज, जहां पर आपका प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सब निकालना था आपके ओशियन से। तो वही है आपका
लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर पे आपका लाइफ ऑन लैंड। 16 नंबर पे पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी कंट्रीज है उनमें पीस रहेगा और एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब सभी कंट्रीज एक साथ काम करेंगी ताकि वो एक सस्टेनेबल अर्थ का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में। अभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के पढ़ने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा चीजें हम लोग के एनवायरनमेंट में ऐड किए जाते हैं जिससे हम लोग के हेल्थ के ऊपर और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी को कहा जाता है आपका पॉपुलेशन पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन आपका दो प्रकार का होता है, एक है आपका नेचुरल और दूसरा है हम लोग का एंथ्रोपोजेनिक। इस चैप्टर के पहले ही हम लोग ने पढ़ा था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में हम लोग ने ये देखा था कि अर्थ का इकोलॉजिकल कैपेसिटी होता है जहां पर वो कुछ चीजें अगर उससे छीन लिया जाए तो उसे बैलेंस कर सकती है। पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो होती है जो इंसान खुद से करता है और इसको आपका जो अर्थ है वो संभाल नहीं पाता है। तो हम लोग देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में मेनली क्या क्या इंक्लूडेड है जो आपके पॉल्यूशन को अर्थ का बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो पहला है आपका एग्रीकल्चर में देखेंगे क्या क्या पॉल्यूशन होता है। तो पहला है आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है और सॉइल का जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है उसे खत्म हो जाता है उसके लिए। और ये सब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स और इतना ज्यादा दिया जाता है कि सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। जैसे कि इंडिया में हुआ था आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा की तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन चला था जहां पर आपका वीट जो है उसे इंक्रीज किया गया था कि वीट का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज किया गया था। तो वहां पर क्या किया गया था कि बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऐसे अननेचुरल मिनरल्स ऐड किए गए थे ताकि हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। अभी आप अगर देखेंगे तो वो सॉइल बिल्कुल अनफर्टाइल हो गए और वो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। इसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रेट पॉल्यूशन। तो नाइट्रेट पॉल्यूशन में आपका सॉइल्स पे इतना ज्यादा नाइट्रोजन दिया जाता है कि इन नाइट्रोजन जो है आपके ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। ग्राउंड वाटर में जाके सॉइल्स के साथ मिल जाता है जब, और ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है और जब ये वाटर आपके बच्चे पीते हैं तब उनसे होता है उनको ब्लू वाटर, एक प्रकार का रोग होता है उनको, जिससे कहा जाता है आपका ब्लू वाटर सिंड्रोम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूट्रोट्रॉफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि बहुत सारे मिनरल जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है उससे ऐड किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आपके सॉइल में ऐड किया जाता है। ये सब सॉइल में जब ऐड किया जाता है तब क्या होता है, ये सब सॉइल पानी जब बारिश होता है बारिश में जाके आपके वाटर बॉडीज में ऐड होते हैं। वाटर बॉडीज में ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट जब ऐड होते हैं तब क्या होता है, आपका होता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लेक्स या फिर रिवर्स, आपने देखा होगा कि पूरा वहां पर श्यावला बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। एल्गल ब्लूम में आपका पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, आपका जो रिवर है वहां पर एल्गे पूरा उसे घेर लेता है। और इसके कारण क्या होता है, एल्गे ब्लूम होने के कारण आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में आपका डिक्रीज हो जाता है। और ऑक्सीजन जब डिक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, वहां के जो फिशेस है या फिर अदर वाटर बॉडीज है
दूसरे जो फिशेस के साथ रहते हैं, छोटे छोटे फिशेस, वो सब मर जाते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसे ही कहा जाता है आपका यूट्रोट्रॉफिकेशन। और फिर इंसेक्टिसाइड से हम लोग देखेंगे क्या होता है कि क्रॉप्स जितने होते हैं, क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्ट ना लगे इसके लिए ऐड किया जाता है इंसेक्टिसाइड। तो ये जब वाटर में जाके मिल जाते हैं तब तो हम लोग को हार्म करते हैं। इसको छोड़ के जब हम लोग कोई सब्जी खरीदते हैं और उसमें आपका इंसेक्टिसाइड रखा रहता है, उससे डायरेक्टली हम लोग के ऊपर भी गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो ये है आपका यूट्रोट्रॉफिकेशन। यूट्रोट्रॉफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के वजह से इंक्रीज हो जाता है, और फिश और दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं आपके वाटर में, वो लोग अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते और इसलिए वो मर जाते हैं। तो ये आपका यूट्रोट्रॉफिकेशन। फिर आएंगे हम लोग हाउसिंग पे। हाउसिंग में क्या क्या केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथाइल एस्बेस्टस। तो ये सब जो केमिकल्स है वो सब यूज किए जाते हैं। ज्यादातर आप बिल्डिंग्स जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उसमें आप देखेंगे कि हर टाइम पे सफाई होते रहता है। तो सफाई होने से क्या होता है, आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो सफाई करते हैं, तो सफाई के लिए नॉर्मल बात है कि केमिकल्स को यूज किया जाता है। अब इस ये जो केमिकल्स है ये स्मेल छोड़ते हैं, और इसी स्मेल को जब हम लोग कॉन्टिन्यूस तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो वहां से हम लोग का तबीयत जो है वो खराब हो जाता है। इसे ही कहा जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। जैसे कोई अगर बिल्डिंग होगा और वो एकदम स्टार्टिंग में पेंट किया गया है, तो आप उस घर में जाएंगे तो वहां पर एक आपको स्मेल मिलेगा पेंटिंग का। तो ये भी आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है, जहां पर हार्मफुल केमिकल्स का स्मेल इंसानों के अंदर जाता है और इंसान इसके वजह से आपका तबीयत खराब हो जाता है। तो ये है फ्रॉम हाउसिंग। अब देखेंगे फ्रॉम माइनिंग। तो माइनिंग से तो बहुत ही ऑब्वियस है कि डिवेजिटेशन होता है। जहाँ पर माइनिंग होता है वो जगह बिल्कुल खराब हो जाता है, और जो लैंडस्केप है उसे भी बिल्कुल बर्बाद कर देता है। वहां पर जो जंगल है, जो जानवर रहते हैं, उनको मार दिया जाता है और बहुत हार्म पहुंचता है बिकॉज ऑफ माइनिंग। पर माइनिंग से हम लोग क्या अचीव करते हैं, लोग माइनिंग से अचीव करते हैं कोल। और कोल इज द मोस्ट यूज्ड एनर्जी सोर्स इन इंडिया। अगर खाली इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्ट यूज्ड एनर्जी सोर्स क्या है, तो वो है आपका माइनिंग। इसके बाद पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन के बारे में। ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन में ये देखा जाता है कि कोल बहुत बार यूज जो करते हैं फैक्ट्रीज, वो अपना जो वेस्ट है उसे डायरेक्टली कहाँ पर भेजते हैं, वो सब भेजते हैं आपके रिवर्स में। या फिर कोल में बहुत सारे मशीनरी को ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, रिवर बॉडीज और वाटर बॉडीज का जो पानी है उसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए होता है आपका कॉन्टामिनेशन। फिर आखिरी जो पढ़ेंगे हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। तो आप अगर देखेंगे, अगर कोई इंसान है जो बहुत टाइम से माइनिंग का काम करता है, तो उनका आप देखेंगे कि उनको बहुत जल्दी रिटायरमेंट दे दिया जाता है 40 एज में या फिर 45 के एज में, क्योंकि तब तक उनके भीतर बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। कोई आँख से ठीक से देख नहीं पाता है, किसी का लंग्स खराब हो जाता है। तो ये सब रहता है आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ड्यूरिंग माइनिंग। तो आज के लिए इतना ही था। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इकोलॉजी के बारे में। ये जो इकोलॉजी है ये क्या है, तो इकोलॉजी की बारे में अगर बात किया जाए तो ये टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था आपके अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। ये किस चीज के बारे में बताता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर रेशियो देखा जाता है कि हम लोग कितना यूज कर सकते हैं कंपैरिजन में फॉरेस्ट, आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कितना आपका रिजेनरेट कर सकता है। तो हमारे कंजम्पशन से देखा गया था इकोलॉजिकल कैपेसिटी का कंपैरिजन, इसे कहा गया था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फिर देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में।
इकोसिस्टम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनता है आपका पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन से बनता है आपका कम्युनिटी, लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटी से बनता है आपका इकोसिस्टम, दुनिया के सारे इकोसिस्टम से बनता है बायोम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम से बनता है आपका बायोस्फीयर। फिर देखेंगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग को यही बोलता है कि जितना ज्यादा हायर हम जाएंगे, जितना हाई हम लोग जाएंगे इन द फूड वेब या फिर फूड चेन, हम लोग का जो न्यूट्रिशन है और एनर्जी है वो डिक्रीज होते जाएगा। यही दिखाता है हम लोग को इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा अर्थ। तो अर्थ अगर देखा जाए तो 4 चीजों से बना है। पहला है आपका लिथोस्फीयर, दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है आपका बायोस्फीयर और चौथा है आपका एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, ये जमीन है, हाइड्रोस्फीयर पानी, बायोस्फीयर जो भी जिंदा है और एटमॉस्फेयर है हम लोग का हवा। तो एटमॉस्फेयर जो है इसे कई हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा है आपका ट्रोपोपास, जिसे हम लोग सब देखते हैं, जिसके एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं। उसके ऊपर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो आपके ओजोन को रोकता है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और जो लेयर सबसे बाहर है उसे कहा जाता है आपका एक्सोस्फीयर। अब देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 यूनिट्स को देखा जाता है जिससे मेजर किया जाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि इंसान ओवरऑल कितना खुश है या फिर कितना अच्छे तरीके से रह रहा है। इसमें पहला देखा जाता है आपका लाइफ का लॉन्गिविटी, अनहेल्दी लाइफ, दूसरा देखा जाता है आपको कितना नॉलेज है, तीसरा देखा जाता है आपका जो इनकम है पर कैपिटा वो कितना है। फिर हम लोग आएंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपकी यूएन के द्वारा सेट किया गया था और इसमें आपके 8 गोल्स थे जो कि आपके 2015 तक अचीव किए जाने थे। इसको बनाया गया था आपके ईयर 2000 में और 15 इयर्स का टाइम दिया गया था और बोला गया था 2015 तक हम ये 8 गोल्स जो है इसे अचीव कर पाएंगे। बाद में जाके 2015 में फिर से समिट बैठा था यूएन का, तो वहां पर डिसाइड किया गया था कि इनको और भी ब्रॉडली तरीके से बताना पड़ेगा, जिसका नाम दिया गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए तो यहाँ पर 17 गोल्स को सेट किया गया और फिर से आपका 15 इयर्स का टाइम दिया गया ताकि हम ये जो 17 गोल्स है उसे अचीव कर पाए। उसके बाद देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो काम है जो काम से हम लोग एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कैसे आता है, जो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं आर्टिफिशियली, नाइट्रेट पॉल्यूशन, और आपका है यूट्रोट्रॉफिकेशन जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर बॉडीज में इंक्रीज कर देते हैं और इसके लिए अल्कल ब्लूम होता है और जो मछलियाँ और दूसरे जानवर है पानी में वो मर जाते हैं। फिर देखेंगे हाउसिंग। हाउसिंग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो केमिकल्स है और केमिकल से जो गैस निकलता है वो हम लोग के लिए बुरा होता है और हम लोग को उसके वजह से होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जहाँ पर हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है। आखिर में हम लोग ने देखा माइनिंग के बारे में। माइनिंग से क्या होता है, आपका डिवेजिटेशन, लैंडस्केप खराब हो जाता है, आपके ग्राउंड वाटर में गंदगी को मिला दिया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। जो माइनिंग का काम करते हैं वो ज्यादा टाइम तक माइनिंग का काम नहीं कर पाते और उनको काफी ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स पहुंचते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे, विच एटमॉस्फेरिक लेयर हैज ओजोन। ऑप्शन ए है आपका ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है आपका थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी है आपका एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में ओजोन है? ऑप्शन ए है आपका ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है आपका थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी है आपका एक्सोस्फियर। तो ये आपके ऑप्शंस है, तो आपका जो आंसर है उससे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप 5 यूनिट जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।